अस्सलामु अलैकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूशी पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मादिनिल जूदि वल करम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ईमान बैच केमिस्ट्री। मेरा नाम है मोहम्मद हमज़ा नवाज़। बच्चों, सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हमने स्टार्ट किया है। और उससे पहले आपको एप्लीकेशंस ऑफ एटम्स के इस्तेमालात, उसके यूजेस क्या हैं, और दूसरे नंबर पर आपको एटम्स के एविडेंसेस का पता होना ज़रूरी है, एटम्स के सबूत का पता होना ज़रूरी है। जो मुख्तलिफ टेक्निक्स डिटेल के साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुई, लाइट माइक्रोस्कोप हुई, इसके अलावा क्रिस्टलोग्राफी हुई, आजकल के दौर की जो जदीद तरीन एटम्स के सबूत हैं उसके बारे में बात हुई डिटेल के साथ। अलग-अलग लेक्चर हुए, STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और AFM एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो ये सब कुछ बातें आपको अगर नहीं पता तो आप देख लें ये लेक्चर। अगर आपको पता है तो फिर कोई बात नहीं है, आपको पता होनी ये बातें सारी ज़रूरी हैं। ये बेसिक्स पता होंगी तो आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा, दिल करेगा पढ़ने में। तो एटम्स की जो बातें हैं बच्चों, ये बातें तो बहुत पुरानी हैं, आज से 300-400 साल पहले की बात है। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। उन्होंने कहा कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। स्टार्ट करते हैं बच्चों। जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? 1806-7 की बात है, यही बहुत पुरानी बात है। उन्होंने कहा द स्मॉलेस्ट, मैं लिखता हूँ, द स्मॉलेस्ट fundamental particle in the universe is called atom। बच्चों, इन्होंने कहा कि इस पूरी कायनात में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो एटम है। फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता, डिविजिबल आगे नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं आजकल के दौर में कि इनकी ये बात गलत साबित हुई है। एटम जो है वो डिवाइड है बच्चों, किस में? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो भी एटम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, और भी एंटी न्यूट्रिनो वगैरह पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी इससे स्मॉल और कोई पार्टिकल नहीं होगा, लेकिन एटम का हिस्सा है इलेक्ट्रॉन। एटम एक बहुत बॉडी समझी और इसका हिस्सा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एटम से भी छोटा। प्रोटॉन एटम का पार्ट है, न्यूट्रॉन एटम का पार्ट है, तो ये इसके हिस्से हैं। एटम बड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये डिवाइडेड हैं। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन डिवाइड, एटम डिवाइड नहीं होगा, ये सबसे छोटा पार्टिकल है, ये आगे सब डिवाइडेड नहीं है, लेकिन इनकी ये बात गलत साबित होगी। एटम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स वगैरह में डिवाइड। ठीक। लेकिन बच्चों, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि उस दौर में किसी ने एटम्स की बात करनी शुरू कर दी थी कि कोई चीज़ है तो वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। तो उन्होंने एटम्स के बारे में एक नई बात स्टार्ट हुई थी। तो ये एक साइंस की फील्ड में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया। ठीक। अच्छा, फिर आगे चलते गए साइंटिस्ट आते गए इस बारे में बात करते गए, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स होते गए। तो जॉन डाल्टन ने इन्होंने अपनी तरफ से एक बातें करना शुरू की। जो एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे, इन्होंने एक तहकीक शुरू की अपनी तरफ से, एक ज़ाविया नज़र, एक नुक्ता नज़र से, और अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने तजर्बे थे और कोई उनके पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने कहा कि बच्चों के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, जो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इन्होंने एक ये बात की बच्चों की जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं,
उनकी प्रॉपर्टीज़, मसलन उनका मैथ जो है वो डिफरेंट होगा। मैथ उनका क्या होगा, इन्होंने कहा कि मैथ, जॉन डेल्टर ने कहा कि मैथ क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के दौर में ये बात भी गलत है, ये बात भी ठीक नहीं है। दो एलिमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका मैथ इक्वल होता है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उनका मैथ इक्वल होता है। जैसे आजकल के दौर में आप जानते हैं आइसोबार्स आ गए हैं बच्चों, आइसोबार्स आ गए। आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है बार यानी वज़न, वज़न मैंने वेट। मिसाल देते हैं आपको इसको, यानी इन्होंने ये जो बात की ये फ्लॉप हो गई, ये गलत हो गई। ये बात भी इनकी थी लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, ये बात भी गलत हो गई, ये बात भी इनकी गलत थी। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में बहुत जगह पर मैच करती हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स का मैथ जो है वो क्या है, सेम है। इसकी मिसाल देते हैं जैसे आइसोबार्स है। आइसोबार्स में क्या, आइसोबार्स में बच्चों हम बताते हैं आपको, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मैथ नंबर, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक में कार्बन 12, 13, 14 और नाइट्रोजन है 7, 14। तो इन दोनों में आप देखें एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन जो इनका मैथ है 14, 14 वो दोनों में सेम है। तो ये बात भी इनकी गलत साबित होगी। एक और आपको मिसाल देते हैं, ये थे बच्चों आइसोबार्स। अब देखें एक और मिसाल आइसोबार की देखें, सोडियम का एक ये आइसोटोप है। दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का जो मैथ नंबर है, मैथ है जो दोनों का 24, 24 सेम है। तो इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स हों और उनकी प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं। इन्होंने ये बात की। तीसरी बात इन्होंने एक ये की थी बच्चों, इन्होंने ये कहा कि जो सेम एटम के एलिमेंट होंगे वो एक जैसे होंगे। सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे इन्होंने कहा वो भी क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। ये हिस्ट्री आपको एटम्स के बारे में पता होनी ज़रूरी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले। तो इन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के सेम एटम, एक एलिमेंट है जैसे एल्युमिनियम है मेरे पास, हाइड्रोजन है और कोई बोरॉन वगैरह जो भी एलिमेंट है, उसके जो एटम्स होंगे, हाइड्रोजन है, वो एटम्स हमेशा एक जैसे होंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के दौर में ये बात भी गलत है। आजकल के दौर में आइसोटोप्स बच्चों डिस्कवर हो गए हैं, उस दौर में आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं हुए थे। आइसोटोप्स, आइसो मीनिंग सेम, टॉप्स, कुछ आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मैथ नंबर डिफरेंट होता है। आइसो मीन सेम, टॉप्स मीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। देखें जैसे हाइड्रोजन क्या सबसे बेस्ट एग्जांपल, 1 प्रोटॉन, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है आप जानते हैं, ड्यूटेरियम, इसका प्रोटियम, प्रोटियम और इसका ट्रिटियम। वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है। इसमें देखें बच्चों, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1 और न्यूट्रॉन कितने हैं 0। 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने 2 न्यूट्रॉन। ये तो आपको आता होगा, यानी मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 3 में से -1 किया 2 न्यूट्रॉन, 2 में से 1 माइनस किया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0। कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों कि सेम एलिमेंट है, एटम्स इनके डिफरेंट हैं। ये भी क्या है हाइड्रोजन, ये भी क्या है हाइड्रोजन, ये भी क्या है हाइड्रोजन, लेकिन इन तीनों एटम्स में फ़र्क है, इन तीनों एटम्स में फ़र्क है। ये तीनों एटम्स एक जैसे नहीं हैं। इन्होंने क्या कहा था कि एक सेम एलिमेंट होगा तो उसके एटम्स भी क्या होंगे, सारे एटम्स उसके सेम होंगे। यानी एक एलिमेंट है और अगर अब देखें एक एलिमेंट है, अब ये है तो ये एक प्रोटॉन है इसमें और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, ये है हल्का। इसमें एक प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ये है भारी, ये सबसे भारी है। तो क्या है
ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो इसके एटम्स एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। ये बहुत हल्का है, ये भारी है। यानी है हाइड्रोजन ही, लेकिन हाइड्रोजन में से कुछ एटम्स उसके भारी हैं, कुछ एटम्स उसके हल्के हैं, कुछ दरमियाने हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। ये बात भी गलत साबित हो गई बच्चों कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम नहीं हो सकते। आइसोटोप्स आगे सेम एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन फिर एक दफ़ा कहूँगा कि बड़ा ब्रेक थ्रू था। फिर आगे कार्बन के आइसोटोप्स एग्जांपल्स तो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी क्योंकि किसी ने एटम्स के बारे में बात करनी शुरू की थी, किसी ने एटम्स की नॉलेज के बारे में, इल्म का एक नया जो जहान था वो खोला था। फिर आगे डिस्कवरीज का सैलाब शुरू हुआ और बहुत सारे साइंटिस्ट, फैराडे वगैरह, माइकल फैराडे और बहुत सारे साइंटिस्ट का कलेक्टिव इफेक्ट था इन चीज़ों पर, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह आगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स हुए। 70-80 साल तक बच्चों जॉन डाल्टन 80-90 साल तक जॉन डाल्टन का जो मॉडल था, जो उन्होंने एटम के बारे में कहा था, जो ये बातें 3 बातें मैंने आपको लिखवाई, ये सही चलता रहा। लेकिन 70-80 साल के बाद उनका जो मॉडल ब्रेक तब हुआ जब हुई बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा था ना कि एटम फंडामेंटल पार्टिकल है, ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन एटम सब डिवाइडेड है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। तो इनका मॉडल फ्लॉप तब हुआ, इनका मॉडल ख़त्म तब हुआ जब आई क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन साहब ने जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो उसके बाद बच्चों क्या हुआ 1886 में, तो फिर क्या हुआ, उनका मॉडल ख़त्म हुआ और एक नया जहान शुरू हुआ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स का। तो उस दौर में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बहुत किए जाते थे बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये बेस है। सबसे पहले हर लेक्चर में जो कुछ पढ़ाने की कोशिश होती है आपको उसका फ़ायदा भी साथ बताया जाता है। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का क्या फ़ायदा है, तो याद देखो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सारी है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी है उसमें आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, फिर ये चीज़ इधर। बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किस पर बेस करता है, सारा इलेक्ट्रॉन्स पर, कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। साथ साथ बच्चों एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन कब एडिशन होगा, रिएक्शन कब सब्सटीट्यूशन होगा, कब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, कब एडिशन रिएक्शन है, कब एलिमिनेशन रिएक्शन है, कब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सारा कुछ आपको पता चलता है मैकेनिज्म से। आपको इस चीज़ की रिएक्टिविटी क्या है, ये चीज़ रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, एसिडिक है, लेस एसिडिक है, कैसे आपको इन सारी चीज़ों का आप मुझे बताएं कि इन सारी चीज़ों का दारोमदार किस चीज़ पर है, इलेक्ट्रॉन्स पर है। तो ये इलेक्ट्रॉन के थोड़े फ़ायदे होगी, समझ आई बात। तो अब आप मुतमईन होकर पढ़ सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, जो इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, ये तो रखा था स्टोनी, एक साइंटिस्ट थे वो, इसका इलेक्ट्रॉन का जो पहला नाम था वो था नेगाट्रॉन, इसका नाम बाद में इन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन नाम था इसका। अच्छा चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, चलें स्टार्ट करते हैं बच्चे। चलें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे देखते हैं। अब इधर ध्यान करें, आप फालतू बातें ख़त्म करें, खाना पीना सब ख़त्म करें और क्लास की तरफ ध्यान दें बच्चों। अब क्या है, अब हम इसकी थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंटेशन, बल्कि थोड़ी सी नहीं मुकम्मल इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। मुकम्मल आपको फील देंगे कि कैसा हुआ एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। फ़ायदा तो आपको पता चल गया, एक्सपेरिमेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपको बता दें। ठीक बच्चों, एक ट्यूब है और ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड समझते हैं आप, इलेक्ट्रोड आप समझे कि एक मेटल है और मेटल का एक बच्चों एक पीस आप समझे, मेटल का एक स्ट्रेट लाइन आप पीस समझे, एक प्लेट सी आप समझे मेटल की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है बच्चों, मेटल का एक पार्ट आप समझिए, मेटल का एक पार्ट, मेटल की एक प्लेट, ये भी इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ अटैच है, ये वाला इलेक्ट्रोड
बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच था तो हमने उसका नाम रखा कैथोड, उसका नाम है कैथोड, बाकी और कोई बात नहीं है। ये एक इलेक्ट्रोड था, वो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच था तो हमने उसका नाम रखा एनोड। ठीक है बच्चे, ये पूछते हैं एनोड क्या कैथोड क्या। बच्चों कोई बात नहीं एनोड कैथोड की, सिर्फ इलेक्ट्रोड था, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल यार बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो क्या हो गया, एनोड हो गया, और बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया तो कैथोड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा अब आप देखिए बच्चों, हमने फिर उसके बाद क्या किया, जब ये आपने एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट करने के बाद जो इसका गैस, बच्चों अब आप देखें कि इस कमरे में एयर है कि नहीं, एयर हर बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द हमारी बॉडी पर जो प्रेशर लग रहा है वो है 760 mm ऑफ एच, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो प्रेशर लगता है आमतौर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे आप जिसे आप कहते हैं 180 m एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस गैस की ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर भी एयर मौजूद है, इसके अंदर भी एयर मौजूद है, इसके अंदर भी एयर मौजूद है। अब बच्चों अंदर एयर मौजूद है तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर बच्चों किसकी वजह से होता है, गैस की वजह से। भाई अंदर गैस ज़्यादा है, एयर ज़्यादा है तो प्रेशर अंदर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। उस साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने कहा कि हम अंदर से, पहले आपको ये बताऊंगा, ये आप सुने, पहले ये बताऊंगा आपको ये क्वेश्चंस के आंसर होंगे। हाउ प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज लो, कि हमने प्रेशर जो ट्यूब के अंदर का प्रेशर है वो लो कैसे किया, पहले इसका आंसर होगा, फिर होगा कि वाई, कि हमने इस प्रेशर का जो अंदर प्रेशर था वो क्यों हमने प्रेशर लो किया। सब कुछ मिलेगा इस लेक्चर में, देखते जाए आगे तक। हाउ प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज लो, कैसे हमने इसका अंदर का प्रेशर लो किया। भाई प्रेशर ज़्यादा कैसे है, प्रेशर बच्चों ज़्यादा ऐसे है, अंदर एयर मौजूद है, इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है, और एयर ज़्यादा। बच्चों ये देखें प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कौन लगा रही है, फोर्स कौन लगा रही है, एयर लगा रही है। एयर ज़्यादा होगी अंदर तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ आई, एयर ज़्यादा होगी अंदर तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम चाह रहे हैं, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम अभी पहले सवाल का आंसर है, प्रेशर को हम क्या करें, लो रखें, प्रेशर को लो रखें, प्रेशर को लो, प्रेशर को सर कैसे लो रखेंगे, अब ये सवाल है। ठीक हो गया, प्रेशर को हम कैसे लो रखेंगे। बच्चों प्रेशर को इस तरह लो रखें आप कि ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है, आप वैक्यूम पंप से आपने सक कर कर ऐसे सक किया और ये जो अंदर गैस थी उसको बाहर निकाल दिया, अंदर जो एयर थी उसको बाहर निकाल दिया। इससे प्रेशर क्या हो गया, अंदर रिड्यूस हो गया। और प्रेशर हमने कहाँ तक प्रेशर को ले गए, 10⁻³ mm ऑफ एच तक, यानी ये वेरी लो प्रेशर है बच्चों, वेरी लो प्रेशर है। दूसरे अल्फाज में इसको लिखूँ तो 0.001 टॉर। तो वेरी बच्चों क्या, स्मॉल प्रेशर, वेरी स्मॉल प्रेशर हमने अंदर मेंटेन कर दिया। कैसे मेंटेन किया, वैक्यूम पंप से अंदर की एयर को सक करके बाहर निकाल दिया, प्रेशर अंदर हमने लो मेंटेन कर लिया, 10⁻³ mm ऑफ एच, 0.001 टॉर का प्रेशर अंदर मेंटेन हो गया। ठीक हो गया बच्चों, वेरी स्मॉल प्रेशर। अच्छा इतने प्रेशर पर आप ये समझें कि अंदर कोई भी गैस मौजूद नहीं है, अंदर कोई भी एयर के पार्टिकल्स मौजूद, अंदर इस ट्यूब में एयर के पार्टिकल्स अंदर मौजूद नहीं है। ये वेरी स्मॉल वेरी लो प्रेशर है। इतने लो प्रेशर पर अंदर आप समझे कि वैक्यूम है, इतने लो प्रेशर पर आप समझे कि ट्यूब के अंदर क्या है बच्चों, वैक्यूम है, क्योंकि वेरी लो प्रेशर है। इतने लो प्रेशर पर कोई गैस अंदर वैक्यूम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इतने लो प्रेशर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वेरी स्मॉल कुछ ना कुछ गैस एयर के पार्टिकल्स अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा वो एयर हमने शक्कर के अंदर से बाहर निकाली। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज लो। बच्चों हमने अंदर का प्रेशर वाई प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज लो, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो प्रेशर लो रखा तो वो हमने क्यों लो रखा। बच्चों देखो प्रेशर किसकी वजह से होता है, एयर की वजह से। एयर अंदर ज़्यादा होगी, प्रेशर अंदर ज़्यादा होगा,
जब बच्चों इधर एयर होगी तो एयर किससे मिलकर बनती है? एटम से, एटम से मिलकर बनती है। एटम्स, जब बच्चों इधर एटम्स होंगे, इधर एटम्स होंगे तो फिर क्या होगा कि जब इधर से ये जो रेज निकल रही हैं आगे, यहाँ अगर एटम्स आके, एयर के एटम्स आके, तो फिर होगा ये कि इधर आएंगी तो फिर रुकावट शुरू हो जाएगी बच्चों। फिर वो जो इनविजिबल रेज जहाँ से निकलेगी और फ्लोरेसेंट स्क्रीन से जाकर टकराएं और एनोड की तरफ गई, उनको हम फिर देख नहीं सकेंगे, क्योंकि वो इधर से आएंगी, आगे रुकावट हो गई, एयर के पार्टिकल्स की रुकावट हो गई, एयर के पार्टिकल्स उनको आगे जाने ही नहीं देंगे, वो आगे जा ही नहीं पाएंगे उधर तक, फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक, एनोड तक जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर क्या होगा बच्चों, फिर हम जो चीज़ स्टडी करना चाह रहे हैं, जो चीज़ मालूम करना चाह रहे हैं, वो हम मालूम फिर नहीं कर सकेंगे। भाई देखो, एयर की पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स एयर के एटम्स के साथ जाकर कैथोड रेज टकराएं, कैथोड रेज की पावर यहीं ख़त्म हो गई, कैथोड रेज आगे जगह तक पहुंच ही नहीं सकेंगी, यहाँ ही आगे समझो दरम्यान में डाकू आ गए, डाकुओं ने इनको आगे जाने ही ना दिया, तो फिर ये आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम कैथोड रेज को कैसे स्टडी करेंगे? तो इसलिए हमने अंदर की एयर को सक करके बाहर निकाला, और अंदर को फिर पॉसिबल हो गया कि अंदर प्रेशर जो है वो हम रिड्यूस रखें, वेरी लो प्रेशर रखें, 0.01 टोर। समझ आ गई कि नहीं आई? 10⁻³ mmHg। इसलिए तो वाई का आंसर भी हो गया। वाई बच्चों क्यों हमने प्रेशर लो रखा बोलेंगे? क्योंकि यहाँ से जो चीज़, जो रेज निकले वो आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुँच जाएं, आगे इलेक्ट्रॉन तक चली जाएं, ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। ठीक हो गया? तो ये बातें प्रेशर के हवाले से हो गई। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों कि जब हमने वोल्टेज दिया बहुत ज़्यादा 1000 वोल्ट का हमने दिया वोल्टेज, 1000 वोल्ट का हमने वोल्टेज दिया, और जो प्रेशर था अंदर वो था वेरी स्मॉल, 10⁻³ mmHg, वेरी स्मॉल प्रेशर, यानी प्रेशर आप समझे ना होने के बराबर। इस प्रेशर पर अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ एयर जो है अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट में मौजूद है, तकरीबन सारी एयर सक करके हमने बाहर निकाल दी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब एयर सक करके बाहर हमने निकाली, तो इस वैक्यूम पंप की मदद से हमने अंदर कोई गैस डाली, हमने गैस डाली, ये बात आखिर में करनी की थी। अंदर हमने गैस डाली, कोई गैस आर्गोन डाली, कोई भी गैस अंदर डाली, लेकिन वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट थी, इतनी ज़्यादा अमाउंट में वो भी प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है बच्चों, इतने कम प्रेशर पर अंदर प्रेशर ट्यूब का इतना कम है, वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हमने दी, तो हुआ क्या नेचर में, हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बच्चों नेचर में क्या हुआ कि यहाँ से हमने इनविजिबल रेज दिखी, यहाँ से इनविजिबल रेज निकली, तो हमने देखी तो नहीं, क्योंकि इनविजिबल थी, तो हमारी आंख से तो वो नज़र नहीं आई। हमें पता इस तरह चला कि ये जो बच्चों है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से अटैच है तो इसको बोलते हैं एनोड। ये एनोड में हमने सुराख किए हैं बच्चों, एनोड में हमने क्या किए हैं? सुराख। तो जिस एनोड में सुराख हो उसे बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड एनोड, इसमें सुराख थी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। यहाँ से बच्चों जब इनविजिबल रेज निकली तो हमें पता कैसे चला? अब ये सवाल है, पता ऐसे चला कि जब इनविजिबल रेज निकली, यहाँ सुराख में से गुजर कर इधर पीछे लगी हुई थी इन फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जो कि बच्चों बनी हुई होती है जिंक सल्फेट की। इसके ऊपर जब कोई पार्टिकल आके लगता है तो ये चमकती है। ठीक है, तो इसने बच्चों फ्लोरेसेंट स्क्रीन ग्रीन ग्लो दिया, ग्रीन सब चमकती, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से कोई क्या निकली है, कोई रेज निकली हैं, कैथोड से रेज निकली हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। तो ये एक नई चीज़ साइंटिस्ट ने देखी, तो साइंटिस्ट बड़ा खुश हुआ कि ये क्या है। अच्छा, एक और बात जो मेरे जहन में अभी आई है बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो पूरा सेटअप है इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, यानी एक ट्यूब हो जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हों, जिसमें गैस भी हो, जिसमें पार्टिकल्स जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ पार्टिकल्स मूव करें, तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, सारी सेटअप को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, अब एक और बात, यहाँ से कैथोड रेज निकली, आप जानते हैं कि बाद में हमने कहा कि ये रेज नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं, हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स के नाम दिए। ये क्या है? इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? मेटल का, और मेटल के पास आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जैसे Na पॉजिटिव,
Na पॉजिटिव का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ भी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद, इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है नहीं, और है भी ये परफोरेटेड एनोड, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर कैथोड है, कैथोड के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। लेकिन ये बात बच्चों आज हमें पता है, उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था उस वक्त नहीं पता था कि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल रहे हैं। समझ आई? इतनी बातें आपको समझ में आई। प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब का अंदर लो क्यों रखा, कैसे लो रखा, ठीक है, और ये सारा सेटअप आपको समझ में आया। कैथोड से एनोड की तरफ रेज निकली और हमें पता कैसे चला, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई थी, इस तरह पता चला। अंदर प्रेशर कैसे लो रखा, अंदर की एयर को सक करके बाहर निकाल दिया, पॉसिबल हो गया हमारे लिए अंदर प्रेशर लो रखना। अब वाई प्रेशर इनसाइड लो, प्रेशर इसलिए लो रखा क्योंकि ज़्यादा प्रेशर होगा, जब ज़्यादा गैस होगी अंदर तो वो रुकावट बन जाएगी, ये रेज आगे तक पहुँच फ्लोरेसेंट स्क्रीन तक पहुँच नहीं पाएंगी, ठीक है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा हमने हाई रखा, 1000 वोल्ट का हमने वोल्टेज रखा, ठीक है। अच्छा, 1000 वोल्ट का वोल्टेज का मतलब ये है बच्चों, इतनी ज़्यादा पावर का वोल्टेज है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो ऐसे खींचकर इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड में से निकाल रहा है। यानी आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज तब रखते हैं जब किसी चीज़ के साथ आपको ज़बरदस्ती करनी पड़े। आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस में कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को जल्दी कर देता है, ठीक है, रिएक्शन की टाइम जो है वो उसको कम कर देता है। लेकिन 1000 वोल्ट का मतलब है कि ये पॉजिटिव जो टर्मिनल है ऐसे खींच कर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, नेगेटिव जो टर्मिनल है कैथोड है जो उसके इलेक्ट्रोड की सरफेस से खींच कर इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो ये पॉसिबल होता है कब, जब वोल्टेज ज़्यादा हो, 1000 वोल्ट की वोल्टेज हो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक बच्चों आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ़ायदे क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस में, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी, चलें थोड़ी सा आपको रिलैक्स करने के लिए एक बात करते हैं छोटी सी। जैसे ये क्या है, मीथेन है, और ये क्या है आपको पता होगा बच्चों, ये है इथीन, ये है मीथेन। इथेन होता है रिएक्टिव, ये होते हैं आमतौर पर अल्केन्स नॉन रिएक्टिव। तो ये क्यों होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से टूटता नहीं है। ये क्या है, पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है, ये आसानी से टूट जाता है। क्या है पाई बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के आसानी से, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो इथेन क्या है, रिएक्टिव है। तो ये बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग बात समझ आइए आपको, ये बॉन्डिंग किस पर बेस कर रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स पर। और इलेक्ट्रॉन्स वो अलग वाले हैं नहीं, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन है, यहीं से ये इलेक्ट्रॉन आए हैं बच्चों, यहीं से ये इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। अब देखें हम बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, चलें नंबर 1 इसकी बच्चों प्रॉपर्टी लिखते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये कैसे, दे आर मतलब दे कौन, कैथोड रेज, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज कौन सी चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। वो कैसे बच्चों, हमने ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव फील्ड हमने यहाँ पर पॉजिटिव, एक ट्यूब की एक तरफ पॉजिटिव फील्ड, एक तरफ नेगेटिव फील्ड, यानी हमने क्या अप्लाई की, बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमने अप्लाई की, तो क्या हुआ कि ये जो रेज जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी, एनोड की तरफ, वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। ऐसे ये रेज कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव की तरफ। कौन सी रेज भाई, कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई। जब पॉजिटिव की तरफ मुड़ी तो हमें क्या पता चला कि इस पर क्या है, दे आर नेगेटिव चार्ज, इस पर कोई चार्ज है, और कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव की ही क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। दे हैव सम चार्ज, जो कैथोड रेज हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज
मौजूद है, कोई ना कोई चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तब भी डेविएट हुई, तब भी रिफ्लेक्ट हुई। तो इससे साबित हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तब भी रिफ्लेक्ट हुई, मतलब कि ये जो रेज हैं इस पर कोई ना कोई चार्ज भी है, इस पर कोई ना कोई चार्ज भी है। फिजिक्स में आप चार्ज को डिफाइन करते हैं। चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज ये होता है कि किसी बॉडी में कितनी काबिलियत है, कैपेसिटी है किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने की। वो चीज़ किसी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, किसी तरफ रिपेल हो रही है, तो हम बोलते हैं कि इस पर चार्ज। अगर जो कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ अट्रैक्ट हो रही हो तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, इस पर कोई चार्ज है। समझ आ गई बात? तो ये जो है कैथोड रेज, ये पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुई। हमने कहा कि कैथोड रेज पर कोई ना कोई चार्ज है, भाई चार्ज है तो इसीलिए पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या होती है बच्चों, अट्रैक्शन होती है। जब ये रेज पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो हमने कहा इन रेज पर कौन सा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। समझ आ गई बात? आगे देखें क्वेश्चन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो है बच्चों ये स्ट्रेट लाइन, अगर ये फील्ड अप्लाई ना हो ना तो फिर ऐसे कैथोड रेज हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, आगे सीधा आगे जा रही हैं, कैथोड रेज स्ट्रेट आगे जा रही हैं। जैसे बच्चों सन की जो रेज आती है ना, इसका सबूत दूसरे वाले का सबूत आपको देने लगे हैं। सन की रेज आती हैं तो सन की रेज भी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं। जब सन की रेज स्ट्रेट लाइन बच्चों ट्रेवल करती हैं तो आपका साया बनता है, आपका शैडो बनता है। हमने भी क्या किया, हमने ये किया कि ये कैथोड रेज की आप साइंटिस्ट क्या स्टडी कर रहा था, प्रॉपर्टीज़, इसकी खुसूसियात, इसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो कैथोड रेज ऐसे आई तो उसने दरमियान में रख लिया क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट। बच्चों क्या रख लिया दरमियान में, ओपेक ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है सर बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास ना कर सके आगे, जिसमें से लाइट पास आगे ना कर सके, उसे हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट था बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट हमने इधर रखा और ये कैथोड रेज आई। और कैथोड रेज जो है बच्चों जिसमें से कैथोड क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसमें से लाइट पास ना कर सके, जिसमें से लाइट पास ना कर सके। तो हमने क्या देखा कि हमने ओपेक ऑब्जेक्ट इधर रखा, जब ये कैथोड रेज जाकर पड़ी ओपेक ऑब्जेक्ट पर तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था, कोई चीज़ थी, उसका साया बना। मसलन हमने कोई चीज़ यहाँ पर रखी इस तरह की, यहाँ पर आके जब कैथोड रेज इस पर पड़ी तो कैथोड रेज, ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें से लाइट पास ना कर सके, रेज पास ना कर सके, इसमें से रेज पास नहीं की। लेकिन इसका बच्चों क्या बना, इसका क्या बना, इस ओपेक ऑब्जेक्ट का इधर पीछे साया बना, शैडो बना। तो फिर इससे कौन सा पॉइंट निकला, इससे दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल कर आया कि साया तब किसी चीज़ का बनता है जब रोशनी हो, जब लाइट हो। और सिर्फ लाइट नहीं बल्कि लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही हो। लाइट क्या कर रही हो, स्ट्रेट आपकी तरफ लाइट स्ट्रेट लाइन आकर ट्रेवल की, आपकी बॉडी पर लाइट के फोटोन स्ट्रेट लाइन आकर ट्रेवल की, तब आपकी बॉडी का शैडो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये दूसरा पॉइंट निकाला इसकी प्रॉपर्टीज़, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ का कैसे निकाला, ओपेक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखा, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट ये रेज इसमें से पास ना कर सकेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट में, और ओपेक ऑब्जेक्ट का बना क्या, शैडो बना, ओपेक ऑब्जेक्ट का बना साया। और हमने ये सजेस्ट कर दिया दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट जब स्ट्रेट लाइन आकर टकराती है तब साया बनता है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा, एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। कैथोड रेज जब आकर बच्चों परफोरेटेड एनोड में से गुजरकर फ्लोरेसेंट स्क्रीन जिंक सल्फेट की जो थी उस पर जाकर लगी तो क्या प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस हुई, ग्लो प्रोड्यूस हुआ, फ्लोरेसेंस काज हुई, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। तो इतने पॉइंट्स को आप नोट करेंगे। बल्कि इस तरह भी अगर आप लिखें तो ठीक है ये वाला पॉइंट, लेकिन इस तरह लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दे प्रोड्यूस, पूरी मुकम्मल बात लिख लिया करें, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो, सारा पूरी मुकम्मल बात लिखा करें ना, ये क्या आधे आधे पॉइंट्स।
दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो व्हेन पूरी बात लिखते हैं बेटा, व्हेन द कैथोड रेज फॉल ऑन फ्लोरेसेंस स्क्रीन मेड अप ऑफ ZnS जिंक सल्फेट। समझ आ गई? ठीक है, अब खुश हो? चले, दे प्रोड्यूस ग्रीन ग्लो व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन फ्लोरेसेंस स्क्रीन मेड अप ऑफ जिंक सल्फेट। ठीक, चलें इसको अरेज कर दूं, बल्कि नहीं लिखा रहने दें, अब यहाँ पर करते हैं। दे प्रोड्यूस एक्स रेज, यही रेज जो है कैथोड रेज, जब ये टकराई जाकर किसी हैवी मेटल के साथ जो ट्रांजिशन मेटल्स आपके जो हैवी मेटल्स हैं उनके साथ जाकर, जब टंगस्टन वगैरह उनके साथ जब ये जाकर टकराई कैथोड रेज, तो बच्चों क्या प्रोड्यूस हुई? एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। तो ये भी इनकी वेरी बिग क्या थी? वेरी बिग इनकी प्रॉपर्टी थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, किसी हैवी मेटल के साथ जाकर टकराएं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, हैवी मेटल से जाकर टकराएं तो क्या प्रोड्यूस हुई बच्चों? एक्स रेज प्रोड्यूस हुई। ठीक हो गया? अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गई, 4 हुई है, पता नहीं 5 हुई हैं। चलें, नंबरिंग माफ़ कीजिएगा अगर ज़्यादा कम हुई तो। और कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपके ख्याल में हो सकती हैं? हाँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। बच्चों अब क्या हुआ, अब हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, तो इस रेस के दरमियान में हमने छोटे छोटे पैडल व्हील रखे, इसके दरमियान में हमने छोटे छोटे क्या रखे? पैडल व्हील रखे। तो हमने स्टडी किया कि वो जो पैडल व्हील थे वो घूमने लगे, ऐसे रोटेट करने लगे। वो पैडल व्हील क्या करने लगे भाई? पैडल व्हील क्या करने लगे बच्चों? रोटेट करने लगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों। अब देखें कि आपकी साइकिल के पैडल हैं, आपकी साइकिल के पैडल रोटेट तब करते हैं जब मैस आकर उसके साथ टकराता है। आपकी जो टांगों का मैस है, वज़न है, उससे क्या पड़ती है? मैस से क्या पड़ती है बच्चों? फोर्स लगती है। फोर्स की वजह से वो आपके जो साइकिल है उसके पैडल क्या करते हैं? घूमते हैं। तो यही बात हो यहाँ से, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी क्या हुआ कि ये यहाँ से बच्चों जो रेज निकल रही थी उससे पैडल व्हील घूमने लगे। तो हमने कहा कि ये रेज नहीं है, इसका कोई ना कोई मैस है। ये क्या है बच्चों? पार्टिकल्स हैं। ये क्या है बच्चों? पार्टिकल्स। उनके पास क्या है? एनर्जी है। भाई पार्टिकल का क्या होता है? मैस किसका होता है? पार्टिकल का होता है। एनर्जी किसकी होती है? पार्टिकल की होती है। दे हैव, समझ आ गई? दे हैव काइनेटिक एनर्जी, दे हैव काइनेटिक एनर्जी। बच्चों बोलेंगे शाबाश मेरे साथ, आपको समझ आ रही है कि क्यों इसमें काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी हमने ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डेवलप की कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है? क्योंकि वो व्हील क्या करने लगे? घूमने लगे। व्हील क्या करने लगे बच्चों? घूमने लगे। तो इसलिए हमने क्या कहा था, इधर पैडल व्हील रखा ना भाई, वो घूमने लगा। तो हमने कहा इस रेस के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इस रेस के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी है तो मतलब उसमें क्या है? मैस भी है। तो एक और प्रॉपर्टी यहाँ से निकली, वो क्या? कैथोड रेज आर पार्टिकल्स। कैथोड रेज आर पार्टिकल्स, इसको मैं अरेंज करने लगा हूँ। कैथोड रेज आर पार्टिकल्स, बल्कि इसको अगर मुकम्मल लिखूँ तो कैथोड रेज आर चार्ज एंड मैस पार्टिकल। कैथोड रेज जो है वो रेज नहीं है, बल्कि क्या है? पार्टिकल्स हैं। और ऐसे पार्टिकल हैं जिस पर चार्ज भी है और जिसका मैस भी है। चार्ज कैसे है वो तो पहले बात हो गई कि कैसे चार्ज है। फील्ड की तरफ डेविएट किया, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट किया, इसलिए हमने कहा उस पर चार्ज है। ठीक है, अब क्या है दूसरी बात कि मैस। सर मैस कैसे है? भाई बच्चों पैडल व्हील घूमने लगा, पैडल व्हील घूमने लगा। आप मुझे ये बताएं कि ये एक चीज़ है,
इस पर लाइट आके पड़े, अगर इस पर कोई रेज आके पड़े तो क्या ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। अगर लेकिन इसके साथ आकर कोई मैस टकराए तो फिर ये रोटेट करेगा। तो हमने इसलिए कहा कि कैथोड रेज जो है वो क्या है बच्चों, रेज नहीं है बल्कि क्या है, पार्टिकल्स। कैथोड रेज क्या है, पार्टिकल्स। भाई कोई जरा है, कोई चीज़ है जिसका क्या है, मैस है, वो आकर टकरा रही है इससे, वो आकर टकरा रही है किससे, जो पैडल व्हील यहाँ पर रखा और पैडल व्हील इसलिए घूमने लगा। ठीक है, तो फिर हमने कहा दे हैव काइनेटिक एनर्जी। दे का मतलब कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी भी है। कैथोड रेज हैव पार्टिकल, कैथोड रेज आर पार्टिकल। कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? जिन पर चार्ज भी है पार्टिकल्स पर और उस पार्टिकल्स का मैस भी है। पार्टिकल है तो मैस भी है, चार्ज भी है और मैस भी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछेंगे बच्चों। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और लिखते हैं, कैथोड रेज। अब मैं CR लिखने लगा हूँ बच्चों, कैथोड रेज, क्लास वाला CR नहीं। कैथोड रेज बच्चों क्या होती हैं? कैथोड रेज हैव पेनिट्रेशन पावर। दे penetrate in aluminium and gold foil। गोल्ड की फॉइल रखें, यानी जिसकी गोल्ड फॉइल का मतलब है कि जिसका जो मोटाई हो वो कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, एल्युमिनियम की बहुत ज़्यादा कम हो मोटाई, वो गोल्ड एल्युमिनियम फॉइल रखें कि तो उसके अंदर कैथोड रेज पेनिट्रेट कर जाती हैं, उसके अंदर गहराई तक अंदर घुस जाती हैं कैथोड रेज। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए मैं अरेंज करने लगा हूँ इसको। आप चलें अब आगे देखें बच्चों। अब एक शुरू में जो बात की थी वो बात आपसे दोबारा करने लगा हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी ऑफ ध्यान। अब कैथोड रेज यहाँ पर जब बच्चों यहाँ से टकरा निकलती हैं ना, जाकर किसी मटेरियल पर जब पड़ती हैं तो उस मटेरियल का हमने मसलन यहाँ पर से कैथोड रेज निकली और किसी मटेरियल पर जाकर पड़ी। ठीक है, वो मटेरियल जिंक का था, मटेरियल पर जाकर पड़ी, हमने उसका टेम्परेचर पहले देखा कोई और था, लेकिन बाद में जब उसको देखा तो वो जो जिंक था बच्चों वो क्या हो गया था, गर्म हो गया था। तो हम ये भी एक प्रॉपर्टी इसकी बयान करते हैं, कैथोड रेज हैव हीटिंग ऑब्जेक्ट्स। कैथोड रेज हैव हीटिंग ऑब्जेक्ट्स या कैथोड रेज हैव एबिलिटी टू हीट ऑब्जेक्ट्स। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग, जिस पर जाकर ये कैथोड रेज पड़ती हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, हीटिंग प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग, टेम्परेचर अगली चीज़ का इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, अब यार नो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों। अब वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी बात, और यहाँ पर लेक्चर हम स्टॉप करेंगे अपना। देखें कि आपको शुरू में बताया था कि यहाँ से अंदर एयर सक करके बाहर निकाली, लेकिन गैस कोई अंदर डाली, हमने गैस अंदर डाली। पहले डाली वो गैस स्मॉल अमाउंट पे थी, वेरी स्मॉल अमाउंट पे, आर्गोन थी, नाइट्रोजन थी, नियोन थी, वेरी स्मॉल, क्योंकि अंदर प्रेशर क्या है 10⁻³ mm। वेरी स्मॉल अमाउंट में हमने अंदर क्या डाली बच्चों, हमने अंदर डाली बच्चों क्या, गैस डाली, नियोन गैस, आर्गोन गैस। अच्छा, ये बात आपने समझ ली। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रोड पहले एक मेटल का था, मसलन एल्युमिनियम का था, बाद में इसको चेंज किया हमने, प्लेटिनियम का कर दिया। ये पहले किसी और का था, किसी और मेटल का बना हुआ था, बाद में कॉपर का कर दिया। कोई मेटल हमने क्या कर दिया बच्चों, बदला दिए मेटल। ये जो मेटल थे, ये जो इलेक्ट्रोड थे, ये जिस एलिमेंट के थे वो एलिमेंट बदला दिए। और दूसरी बात क्या की कि अंदर जो गैस थी, इनर्ट गैस, वो भी हमने चेंज कर दी, जो वेरी स्मॉल अमाउंट में थी वो गैस भी अंदर हमने चेंज कर दी। तो बच्चों जब हमने चेंज किया ना,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह ग्लो जैसे प्लेटिनियम के केस में जैसे कैथोड रेज निकली, एल्युमिनियम के केस में भी वैसे ही निकली, कॉपर के केस में भी वैसे ही निकली। कोई भी मेटल आप इधर रखें, ये सारा जो प्रोसीजर हुआ ये वैसा ही हो रहा था, इसमें कोई चेंज। इनर्ट गैस अंदर नियॉन रखें, आर्गॉन रखें, कोई भी गैस रखें, अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा था, कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। सारा काम वैसे ही हो रहा था जैसे पहली बार हुआ। तो फिर इससे बच्चों कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन क्या निकला कि दी इलेक्ट्रॉन्स और दी, मैं लिखता हूँ, दी कैथोड रेज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। और कैथोड रेज को हमने नाम क्या दिया बच्चों? किसका क्या नाम दिया कैथोड रेज को? इलेक्ट्रॉन्स का। कैथोड रेज को हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि आपको अभी बताया है कि कैथोड रेज के पास क्या थी, पैडल व्हील जब घूमने लगा तो हमने कहा कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी है। कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। तो मैस होता है, मोशन तब होता है जब मैस किसी चीज़ का आकर टकराए। तो मैस किसका होता है? पार्टिकल का होता है। ठीक है, तो कैथोड रेज असल में रेज नहीं थी, असल में शुआएं नहीं थी, असल में ये क्या था? चार्ज पार्टिकल था। और चार्ज पार्टिकल को हमने नाम दिया कैथोड रेज। क्या थी बच्चों? चार्ज पार्टिकल था। ये बात कहाँ से निकली? कैथोड चार्ज पार्टिकल था, वो पैडल व्हील घूमने लगा। ठीक है, चार्ज पार्टिकल हैव मैस, पार्टिकल का मैस था। और ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज भी हो, जिस पर मैस भी हो, ऐसा पार्टिकल, ऐसा ज़रा जिस पर चार्ज भी हो, जिसका मैस भी हो, उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। पहले बोला था क्या? नेगाट्रॉन। फिर उसका नाम बाद में पड़ा, स्टोनी ने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? तो कैथोड रेज की जगह अब मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों, उस पॉइंट के बाद यहाँ पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इलेक्ट्रॉन्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या मतलब? मतलब कि जिंक आप लें उसमें भी इलेक्ट्रॉन लाजमी होंगे, एल्युमिनियम लें उसमें भी लाजमी होंगे, कॉपर लें उसमें भी लाजमी होंगे। हर चीज़ में जो भी हर चीज़ किससे मिलकर बनी है? एटम से। और एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लाजमी होंगे। जहाँ एटम होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन लाजमी। मसलन आपने कोई एटम ऐसा आप नहीं देखेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इलेक्ट्रॉन्स हर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी एटम में इलेक्ट्रॉन लाजमी मौजूद होगा। ये कंक्लूजन कहाँ से निकला? कैसे ये बात पता लगी? कैसे ये बात हमने कंक्लूड की? ऐसे की कोई भी इलेक्ट्रोड, यहाँ पर कोई भी मटेरियल रखा, किसी भी मेटल का, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड रखा, जिंक का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, सिल्वर का, कोई भी रखा, सारी बातें उसी तरह ही हुई जैसे पहली बार में हुई थी, उसी तरह रेज निकली। तो हमने क्या कहा कि हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सिल्वर में भी हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। मेरे साथ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल्स। एक और बात, दूसरी बात मैंने ये की थी कि अंदर हमने गैस वेरी लो प्रेशर पर जो थी उसकी गैस अंदर हमने चेंज करते कि पहले नियॉन किया फिर आर्गॉन किया। तो आप सोच रहे होंगे कि सारी गैस के अंदर क्या होता है। बच्चों देखो, गैस किससे मिलकर बनती है? गैस भी एटम से मिलकर बनती है। एटम्स फिर आयोनाइज होते हैं तो आयंस बनते हैं। यहाँ पर गैस थी आर्गॉन की, ये आर्गॉन गैस की यहाँ पर क्या थे? मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे। जब ये कैथोड रेज आकर वेरी स्मॉल अमाउंट में थे, जब ये आकर यहाँ से टकराए नियॉन गैस की, आर्गॉन गैस की जो मॉलिक्यूल्स थे, एटम्स थे, उसके साथ आकर टकराए तो एटम्स क्या हो गई? आयोनाइज हो गई। एटम्स क्या हो गई बच्चों? आयोनाइज हो गई, यानी उन पर चार्ज आ गया। ठीक है, ये एक एटम है, मिसाल देते हैं आपको, हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जहाँ निकलेगा तो क्या हो जाएगा? एस पॉजिटिव। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले, इसमें से भी क्या निकले भाई? गैस किससे मिलकर बनती है? एटम से। एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से जब कैथोड रेज आकर पड़ी, टकराई इसके साथ, गैस के एटम्स के साथ, तो गैस के एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्योंकि गैस भी एटम से मिलकर बनी होती है। एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन निकले। नहीं समझ आई बात? एटम्स में से भी गैस किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। एटम से में से क्या निकली?
इलेक्ट्रॉन निकले। भाई नियॉन है, उसमें से भी निकले, आर्गॉन है, उसमें से भी निकली, कोई गैस अंदर थी उसमें से भी क्या निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो इससे क्या बात साबित हुई, इससे ये बात साबित हुई कि चाहे एल्युमिनियम है, चाहे कॉपर है, चाहे सिल्वर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे लाजमी। और गैसेस में से भी, चाहे कोई भी गैस हो, नियॉन गैस हो, आर्गॉन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, उसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होंगे, उसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स लाजमी होंगे। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से पता लगा, क्योंकि रेज आई, रेज आकर वेरी स्मॉल अमाउंट में जो एटम्स, जो आयंस, जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट थे गैस के, उसके साथ आकर टकराई। कैथोड रेज जब उसके साथ एटम्स के साथ आकर टकराई तो क्या हुई, वो एटम्स आयोनाइज हो गए और वो एटम्स भी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुए। ठीक हुआ, समझ आई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी चाहे गैस हो, कोई भी गैस हो, चाहे मेटल हो, कोई भी मेटल हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें लाजमी होंगे। समझ आई बच्चों ये बात। अच्छा, 9th प्रॉपर्टी अभी मेरे जहन में आई है, वो ये है बच्चों, दी इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज आयोनाइज गैस पार्टिकल्स। कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर जब लगते हैं किस पर, कैथोड रेज जब आकर टकराती हैं गैस के एटम्स के साथ तो उनको आयोनाइज कर देती हैं, टकराती हैं, कोलिजन होती है, उनको आयोनाइज, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच कर क्या निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं और वो गैस आयोनाइज हो जाती है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें डिटेल के साथ कैथोड रेज के बारे में बात हुई। नमाज की पाबंदी कीजिए, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।